हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि बीच में मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। और ये बीए तृतीय वर्ष सेकंड पेपर का एक टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र का सेकंड पेपर बीए थर्ड ईयर का। और इसमें जो एक टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं निर्देशन और परामर्श की, आपने सुना होगा इसके बारे में, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। निर्देशन और परामर्श दो अलग अलग टॉपिक हैं, इन पे मैं बात करूँगा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि यह है क्या। निर्देशन और परामर्श, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सबसे पहले हम समझेंगे निर्देशन है क्या। पहले निर्देशन समझेंगे, फिर हम परामर्श पे बात करेंगे। निर्देशन का यदि हम अर्थ की बात करें तो निर्देशन का अर्थ सीधे एक लाइन में हो जाएगा। निर्देशन का अर्थ है निर्देश देना, निर्देश देना। ये जो यह निर्देश जो है, यह आदेश से भिन्न होता है, आदेश से भिन्न होता है, भिन्न होता है। ये इसलिए भिन्न होता है क्योंकि आदेश में अधिकार होता है, आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह। ये अंतर है इसमें। निर्देशन का सीधे सीधे अर्थ है सलाह देना। किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए सुझाव जो दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए दी जाने वाली सलाह ही निर्देशन है। इसी को हम निर्देशन कहते हैं। और इसमें जो मुख्य बात है, निर्देश देना यानी ये आदेश से अलग होता है। आदेश नहीं होता, क्योंकि आदेश के साथ में अधिकार भी होता है। जैसे सरकारी कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कोई निर्देश देता है, आदेश देता है, तो उसमें अधिकार होता है, वो बात माननी पड़ती है। लेकिन निर्देशन में ऐसा नहीं है। निर्देशन में किसी व्यक्ति को जब आप सलाह देते हैं तो वो स्वतंत्र होता है, आपकी सलाह माने या ना माने। वो अपनी समस्या आपको बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, और आप उसका समाधान करने के लिए उसको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। यही निर्देशन है। ठीक। दूसरा, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो निर्देशन की एक परिभाषा हम समझना चाहेंगे। निर्देशन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और अलग अलग ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है। एक सरले हैमरिन की हम बात करें, इन्होंने एक परिभाषा दी है, सरले हैमरिन। इन्होंने निर्देशन के बारे में क्या कहा, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। यानी ये कहते हैं कि व्यक्ति के स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता करना कि वह जीवन में आगे बढ़ सके। ये सरले हैमरिन का कहना है कि व्यक्ति के स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता करना कि वह जीवन में आगे बढ़ सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है सरले हैमरिन ने। और ये भी कहा कि इस प्रकार की प्रक्रिया को, जो ये जो प्रक्रिया है, इसी को निर्देशन कहा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को
निर्देशन कहा जाता है। माना आपके पास कोई व्यक्ति आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के, माना उसकी शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है, आप वो रोज़गार के बारे में जानना चाहता है या रोज़गार के अवसरों की जानकारी लेना चाहता है, तो आप उसको सुझाव देंगे उसकी योग्यता और उसकी क्षमता को देखकर, वो क्या कर सकता है। आप उसके बारे में वो अपने आप को उसको एहसास कराना, ये एहसास कराना उसको कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ये काम कर सकते हैं। और इस प्रकार का जब उसको विश्वास दिला देंगे तो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेगा। यही बात सरल हेमरिन ने कही है कि व्यक्ति के स्वयं को पहचानने में, यानी जो व्यक्ति आपके पास समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आया, सलाह लेने के लिए आया, वो नहीं जानता कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है। कई बार बहुत सारे लोगों को अपनी योग्यता का पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, निर्देशन मिलता है, तो वो अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, अपनी योग्यता को पहचान लेते हैं और अपना रास्ता तय कर लेते हैं। वही इन्होंने कहा कि इस प्रकार सहायता करना कि वह जीवन में आगे बढ़ सके और वो अपने आप को पहचान ले। तो ये तो थी बात इसके अर्थ की, निर्देशन की और परिभाषा की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। इसको अब हम बात करते हैं, ये तो हुई बात निर्देशन के अर्थ और परिभाषा की। अब पहला सवाल ये है कि निर्देशन दिया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इस पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। निर्देशन के उद्देश्य, इन पे मैं संक्षेप में थोड़ी बात करूंगा। निर्देशन के उद्देश्य, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता। आप शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाने के पीछे भी आपका कोई रीज़न रहता है। आप टाइपिंग सीखते हैं तो उसके पीछे भी आपका कोई उद्देश्य रहता है। तो बिना उद्देश्य के कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती पूर्ण। इसलिए ये ज़रूरी है कि निर्देशन क्यों दिया जाता है, इसके लिए उद्देश्य क्या रहता है। तो निर्देशन देने के पीछे जो निर्देशन देने का जो मुख्य उद्देश्य है उन पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो इसके 2-4 उद्देश्यों पे मैं प्रकाश डालूंगा। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में मदद करना, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिस्टमेटिक ढंग से 2-4 बिंदु पे बात करूंगा। तो एक इसका है व्यक्ति को व्यक्ति के एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। यानी व्यक्ति को वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं से संबंधित, जैसे कि नंबर 1, व्यक्ति को वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। अब व्यक्ति को कैसे आप सामाजिक समस्याओं के समाधान के योग्य बनाएंगे। एक व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उसे समाज में एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। कई बार सामाजिक नियमों, परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़िवादिताओं के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है। कई बार समाज में ऐसी ऐसी परंपराएं उसको देखने को मिलती हैं, वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है ये मैं, या तो मैं सही हूँ या फिर दुनिया गलत है, या दुनिया गलत है, दुनिया सही है या मैं गलत हूँ। तो ऐसी उहापोह की स्थिति में फिर वो किसी न किसी अपने जानकार व्यक्ति से या सक्षम व्यक्ति से जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके उनके पास जाता है और उनके पास तर्क वितर्क करता है, डिस्कस करता है, अपनी समस्या रखता है। और निर्देशन का उद्देश्य यही होता है कि उसको उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के योग्य बनाया जाए। तो निर्देशन में व्यक्ति को सक्षम बनाया जाता है और उसे निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास किया जाता है। उसका मार्गदर्शन करके उसे सही और गलत की पहचान कराई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने निर्णय लेने में सक्षम बनता है। तो एक उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा, सबसे पहली जो है दूसरी बात इसमें वातावरण से समायोजन की है। वातावरण से सामंजस्य करने में सहायता करना।
आज सबसे ज़्यादा समस्या नौजवानों की यही है, बालक बालिकाओं की यही है। एक समाज से जब दूसरे समाज में जाते हैं या घर से बाहर जब अपने समाज में जाते हैं तो नए नए विचारधारा के लोग मिलते हैं, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग क्षमता, अलग अलग योग्यता, अलग अलग रुचियों के लोग मिलते हैं, जिनके साथ एडजस्ट होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि बालकों को ये भी समझाया जाए कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो नियमावलियां हैं, रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनसे अवगत कराना और उनके साथ किस तरह से तालमेल बिठाना, इसका विकास करने का जो है मुख्य उद्देश्य निर्देशन का रहता है। तो निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में समायोजन होने की क्षमता विकसित की जाती है और उसे उसमें ढालने के लिए तैयार किया जाता है। ये दूसरा उद्देश्य इसका हो गया। और दूसरी बात इसकी तीसरी ये है कि जो बालक होते हैं, यानी योग्यता अनुसार जो शैक्षिक है ना, शैक्षिक योग्यता के अनुसार, शैक्षिक योग्यता अनुसार शैक्षिक योग्यता के अनुसार व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना। कई बार पढ़ाई पूरी करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद बालक ये समझ नहीं पाता मुझे कहाँ जाना है, मेरा फील्ड कौन सा है, जो मेरी योग्यता है, जो मैंने पढ़ाई की है कहाँ काम आएगी। तो निर्देशन के द्वारा जिस छात्र की या जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसे ये बताया जाता है कि आप किस फील्ड में जाकर के काम कर सकते हैं। यदि आपने चिकित्सा की डिग्री ली है तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए। यदि आपने शिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तो आप टीचिंग के क्षेत्र में जाइए। यदि आपने सामाजिक विषय पढ़ा है और समाज का अध्ययन किया है तो आप किसी सोशल वर्क में जाइए या सोशल फील्ड में जाइए, या अन्य जिस क्षेत्र में आपने काम किया है उस फील्ड में आप जाइए। तो ये भी जो है एक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य रहता है कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता है, उसको उससे संबंधित जो अवसर हैं जहां वो काम कर सके, उनकी जानकारी प्रदान करना भी एक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। एक अगले बिंदु पे हम बात करेंगे जन्मजात शक्तियों का विकास करना। जन्मजात शक्तियों का विकास करना, शक्तियों का विकास करना। शिक्षा एक प्रकार का निर्देशन ही है, शिक्षा एक प्रकार का निर्देशन ही है, यह हमें मानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार निर्देशन में व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसे स्वयं को पहचानने में मदद की जाती है ज्ञान के द्वारा, वही कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है। तो शिक्षा भी एक प्रकार से निर्देशन ही है। और मैं क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जन्मजात शक्तियों की बात करते हैं तो जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्ति है, यानी पैदाइशी जो गुण हैं, यानी मनुष्य के अंदर बुद्धि है, गुण है, इनका विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि पहले से होती है, ज्ञान का विकास किया जाता है और बुद्धि में वृद्धि की जाती है। तो इन जन्मजात शक्तियों का विकास करना, जैसे किसी में हेरिडेटिकल, किसी में कोई प्रतिभा छुपी हुई है, किसी में कोई कला छुपी हुई है, इन सारी प्रतिभाओं को निखारना ये प्रकार का निर्देशन का कार्य है और उसका सर्वांगीण विकास करना ये इसका कार्य है। दूसरी बात, इन जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके अंदर जो वास्तविक शक्ति है उससे उसे परिचित भी कराना होता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप इस क्षेत्र में जाइए, आप इस काम में जाइए। यदि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप कला के क्षेत्र में जाइए, यदि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप खेल के क्षेत्र में जाइए। ये भी निर्देशन का कार्य है और निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका विकास किया जाता है। अगला चहुमुखी विकास एक बिंदु है, चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास में सहायता करना। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति
जब भी किसी समस्या के समाधान हेतु किसी निर्देशक के पास जाता है या निर्देशन प्राप्त करने के लिए जाता है, तो जो उसकी समस्या होती है उस समस्या से जुड़ी हुई उसकी और बहुत सारी बातें भी होती हैं जो उस समस्या के कारण होते हैं। यानी निर्देशन देने वाला व्यक्ति समस्या के चारों ओर या समस्या से जुड़े हुए सभी अंगों के बारे में उसे निर्देशन देता है और इस प्रकार उसका चहुमुखी विकास करता है। यानी एक आदमी अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है तो उससे जुड़ी हुई क्यों वो कमज़ोर है, किन कारणों से वो है, तो उसके समाधान के लिए भी उसे सहायता करता है। इसलिए उसके चहुमुखी विकास के लिए कार्य करने का भी निर्देशन कार्य करता है। तो ये तो बात हुई निर्देशन के उद्देश्यों की। ये निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य थे जिन पर मैंने थोड़ी बात की। अब निर्देशन की अगर हम प्रकृति की बात करें, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। ये तो बात हुई निर्देशन के उद्देश्यों की, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं 2-3 बातें इसकी प्रकृति के बारे में भी बता दूं, ज़्यादा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से खास बातों पे चर्चा करूंगा, जिससे बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा और आप बोर भी नहीं होंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। प्रकृति की अगर बात करें, निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, ये एक तो बात इस पर थोड़ी सी करिएगा। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं थोड़ा आपको जनरली बता दूं कि निर्देशन की जो प्रकृति है, ये जो पद्धति है इसकी, एक तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से होती है। निर्देशन व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी दिया जा सकता है। ये इसका नेचर होता है और दोनों से संबंधित होती है, व्यक्ति और समूह दोनों से संबंधित होती है। इस पे बात करेंगे। दूसरा, निर्देशन का जो स्वरूप होता है वो बहुपक्षीय होता है, मैं बता चुका हूँ। निर्देशन में किसी एक समस्या का समाधान करने के लिए उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों पे आपको चर्चा करनी होती है और बहुत सारे विषयों को समझना होता है, इसलिए ये निर्देशन बहुपक्षीय होता है। तीसरी बात इसमें करें, निर्देशन के संबंध में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। आपके पास कोई निर्देशन प्राप्त करने आया है तो वो सबसे पहले आपको समझेगा। आपने निर्देशन देने वाले व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो जो सामने आदमी आपका निर्देशन करने वाला है वो आपकी समस्या को समझने से पहले आपको समझेगा। पहले वो आपका स्टडी करेगा कि आपको प्रॉब्लम क्यों है, ये दिक्कत आई क्यों। तो वो आपके सारे पक्षों को समझने के लिए कई बार साक्षात्कार कर सकता है, इंटरव्यू, आपसे सवाल पूछ सकता है, पूछताछ कर सकता है, प्रश्नावलियों का इस्तेमाल कर सकता है, इंटरव्यू भी ले सकता है। तो ये कई प्रविधियाँ वो एक साथ अपना सकता है। ये निर्देशन की एक प्रकृति है कि इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न विधियों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, निर्देशन के संबंध में व्यक्ति का जो विकास होता है, निर्देशन का जो संबंध है वो व्यक्ति के समग्र विकास से होता है। खाली ऐसा नहीं है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसी को फोकस करके, बल्कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का भी समाधान हो, समग्र विकास हो, इससे संबंधित निर्देशन का जो है प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई बात प्रकृति की, आगे हम बात करते हैं इसके प्रकारों पे। इसके कुछ प्रकार हैं, किस प्रकार निर्देशन देते हैं, कितने प्रकार का होता है। अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने इसको 10 प्रकार का बताया है, किसी ने 5 प्रकार का बताया है, किसी ने 7 प्रकार का बताया है। यदि आप पुस्तक उठा के देखेंगे तो अलग अलग चैप्टर में आपको अलग अलग पुस्तक में अलग अलग प्रकार मिलेंगे। मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करूंगा जो आपको सार के तौर पर मिलेंगे। यानी अगर हम बात करें तो निर्देशन के प्रकार, अब हम बात करते हैं निर्देशन के प्रकार। इसमें कुछ प्रमुख प्रकारों पे मैं बात करूंगा। इसमें होता है, एक तो होता है वैयक्तिक निर्देशन। वैयक्तिक निर्देशन जिसको हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। वैयक्तिक निर्देशन क्या है? कभी कभी व्यक्तिगत समस्याओं को, पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के भी हम किसी के पास सलाह लेने जाते हैं, तो ऐसी सलाह जो व्यक्तिगत रूप से दी जाती है या ऐसा निर्देशन जो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को दिया जाता है वो वैयक्तिक निर्देशन होता है। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को, जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है उनके बारे में निर्देशन प्राप्त करता है। दूसरी बात, दूसरा होता है शैक्षिक निर्देशन। दूसरा अगर हम बात करें शैक्षिक निर्देशन, जिसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन।
शैक्षिक निर्देशन में व्यक्ति के शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशन दिया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है। माने कोई स्टूडेंट 12वीं पास करके आया है, उसको बीए में एडमिशन लेना है, उसको ये पता नहीं कि वहाँ कला वर्ग में क्या विषय हैं, कॉमर्स में क्या विषय हैं, विज्ञान संकाय में क्या विषय हैं, तो विषयों को चुनने के लिए वो आपसे सलाह ले सकता है। उसे फौज में जाना है या आर्मी में जाना है तो उसके लिए कौन कौन से विषय ज़रूरी हैं, इसके लिए वो आपसे सलाह ले सकता है। पाठ्यक्रम के चयन में क्या क्या विषय उसे लेने हैं उनके संबंध में सलाह ले सकता है। यानी कि शैक्षिक निर्देशन का मतलब शैक्षिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान में जब किसी व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है तो वो शैक्षिक निर्देशन होता है, जिसका संबंध शैक्षिक समस्याओं से होता है। तो ये तो आपका शैक्षिक निर्देशन हो गया। इसके अलावा आपका एक तीसरा होता है स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में, आप स्वस्थ कैसे रहें, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, या आपका शारीरिक स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सुझाव लेना चाहते हैं। खान पान, आपका बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, संतुलित आहार, या खेल कूद से संबंधित इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जब आप अपने एक ही किसी व्यक्ति से निर्देशन प्राप्त करते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो ऐसा निर्देशन जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है या स्वास्थ्य की समस्याओं के संबंध में दिया गया है, उनके समाधान के लिए दिया जाता है, तो वो स्वास्थ्य निर्देशन कहलाता है। इसका अगला एक और है जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जितने भी बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा नहीं भी ग्रहण करते, उनको जीवन में आत्मनिर्भर बनना होता है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए आदमी को कोई ना कोई व्यवसाय या कोई ना कोई रोजगार, कोई नौकरी ढूंढनी होती है। और आदमी ये तय नहीं कर पाता कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि असल में वो यही नहीं जानता कि जो उसकी योग्यता है, उसकी पढ़ाई है, वो किस फील्ड में काम आएगी, वो कहाँ काम आ सकते, किस क्षेत्र में काम आ सकते। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब किसी का निर्देशन किया जाता है, उसको रोजगार से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, तो उसके बारे में जितना भी प्रकार से उसको गाइड किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, उसको हम कहते हैं व्यावसायिक निर्देशन, जिसमें व्यवसाय से संबंधित आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन हमेशा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। एक व्यक्ति जो समाज में सामाजिक सिस्टम को नहीं समझ पाता, समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता, समाज में लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, ऐसी समस्याओं के कारण उसके मन में कुंठा हो जाती है। कई बार जो है स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, आदमी जो है अलग सा महसूस करने लगता है। तो तब वो ऐसी स्थिति में अपने मन की समस्याओं को निर्देशक के पास जाकर के उनका समाधान ढूंढना चाहता है। फिर निर्देशक के द्वारा उसको बताया जाता है कि समाज का जो मूल स्वरूप है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार उसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी कि आप समाज के साथ घुले मिलें, उसके लिए ज़रूरी है आप समाज के नियमों को समझें, और जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो इस प्रकार से दिया जाने वाला निर्देशन है वो सामाजिक निर्देशन कहलाता है। तो ये तो हुई बात निर्देशनों की कि निर्देशन कितने प्रकार का है। अब अगर हम इसके विधियों की बात करें तो इसकी विधियों, कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं, निर्देशन की विधियों की हम बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है, दो प्रकार की विधि होती है। एक व्यक्तिगत विधि और दूसरी होती है सामूहिक विधि। यानी अगर एक व्यक्ति है तो उसको आप व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दे सकते हैं तो वो व्यक्तिगत विधि हो जाएगी। और यदि आप समूह में एक ही समस्या के कई लोग हैं, एक ही प्रकार की समस्या वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको आप समूह में सामूहिक रूप से निर्देशन कर सकते हैं। और इनको समझने के लिए एक अच्छा ये है कि व्यक्तिगत समस्याओं का निर्देशन के लिए अगर उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, कोई डॉक्टर के पास जाता है,
तो व्यक्तिगत रूप से या किसी समस्या के आने पर वकील के पास जाता है तो व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, उसे निर्देशन दिया जाता है, तो वो व्यक्तिगत विधि हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जनसभाएं, सम्मेलन, सेमिनार, जहां बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक व्यक्ति गाइड करता रहता है, वहां से निर्देश देता है, निर्देशन करता है, तो वो सामूहिक निर्देशन होता है। जैसे जनसभा हो गया, कार्यशाला हो गई, आपके सेमिनार हो गए, जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों को निर्देशन दिया जाता है। तो ये इसकी विधियाँ हो गई। तो ये तो हुआ आपका निर्देशन का टॉपिक। इसके साथ में एक दूसरा टॉपिक है, उसको भी समझना जरूरी है, जो परामर्श का है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये आपको जो मैंने अभी बिंदु बताए ये तो थे परामर्श के, सॉरी उसके निर्देशन के। अब हम बात करते हैं निर्देशन के साथ परामर्श की, यानी कि परामर्श को भी निर्देशन के साथ समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे परामर्श पे, यानी परामर्श है क्या। सीधे शब्दों में यदि हम परामर्श के अर्थ की बात करें तो परामर्श का आशय है पूछताछ, आपसी तर्क वितर्क या विचार विनिमय, डिस्कस करना, आपस में बात करना। और परामर्श जो है ये व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता। सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है परामर्श का अर्थ की अगर हम बात करें, का अर्थ यानी पूछताछ हम कह सकते हैं, और इसको पारस्परिक तर्क वितर्क या विचार विनिमय, ये भी हम कह सकते हैं। और ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब इसको समझने के लिए, और पूछताछ शब्द का है, आप किसी से परामर्श करते हैं तो सलाह, यानी एक व्यक्ति के द्वारा, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, इसमें बहुत सारे व्यक्ति नहीं होते। परामर्श केवल व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता, ये इसमें समझना जरूरी है। जबकि निर्देशन सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, क्योंकि एक आदमी हजारों की जनसभा को निर्देशित कर सकता है। लेकिन परामर्श में ऐसा नहीं है। परामर्श में केवल दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, एक परामर्श लेने वाला और एक परामर्श देने वाला, और आपस में वो बातचीत करते हैं अपनी समस्या पर, और एक अपनी समस्या बताता है, दूसरा उसके समाधान बताता है। इस प्रकार वो आपस में तर्क वितर्क और पूछताछ की जो बात है ये कही गई है, विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो परामर्श दाता है वो परामर्श प्रार्थी, यानी जिसको परामर्श लेना है, उसके बारे में पूछताछ करेगा, उससे सवाल जवाब करेगा, उसकी समस्याओं को समझेगा और फिर उसे सजेशन देगा, यानी सलाह देगा। तो ये केवल व्यक्तिगत होता है। एक तो इसका इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जो मेन बात है। दूसरे, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सेवार्थी को व्यक्तिगत दृष्टि से सहायता प्रदान की जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको आप समझिए। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत आधार पर सेवार्थी, यानी जो परामर्श प्रार्थी है, जिसको परामर्श चाहिए, सलाह चाहिए, उसको व्यक्तिगत आधार पर सलाह दी जाती है और उसका व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्या समाधान किया जाता है। अब परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, एक परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। विली तथा एंडू, इन्होंने इसकी लंबी सी परिभाषा लिखी है। इन्होंने कहा है कि ये पारस्परिक रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है। ये पारस्परिक रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, पारस्परिक रूप से यानी आपस में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि परामर्श जो है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। यानी एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर वो उसका सुझाव देता है, तो एक दूसरे से दोनों सीखते हैं। परामर्श प्रार्थी भी और परामर्श दाता भी, वो उसकी समस्याओं के बारे में जानता है और एक उसका जो हल करने आया है फिर उसका हल बताता है, तो एक दूसरे से सीखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है, ये बताया गया है। इसके अंतर्गत दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ये इन्होंने कहा। इसके अंतर्गत दो
व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और एक सहायता प्राप्त करता और एक सहायता प्रदान करता। यानी कि ये तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक परामर्श प्रार्थी और एक परामर्श दाता, यानी एक सलाह देने वाला और एक सलाह लेने वाला, ये दो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। ये तो इसमें कहा गया। और जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है, यानी पहले व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है। यदि पहला व्यक्ति परामर्शदाता है तो दूसरा व्यक्ति परामर्श प्रार्थी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ये हुआ परामर्श। अब इसके परामर्श के उद्देश्य क्या हैं? जिस प्रकार निर्देशन के उद्देश्य थे उसी प्रकार परामर्श के भी उद्देश्य हैं। मैं इसके मुख्य 2-3 बिंदुओं पे बात करूंगा जिससे आपको इसके उद्देश्य समझ में आ जाएंगे। इसका जो उद्देश्यों की अगर हम बात करें, उद्देश्य यानी परामर्श के उद्देश्य, इस पे हम बात करें तो ये इसके उद्देश्य है। नंबर 1, आत्मज्ञान प्रदान करना। आत्मज्ञान प्रदान करना यानी व्यक्ति जो आपके पास सलाह लेने आया है, सबसे पहले उसको उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल हो जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक आदमी BA पास है, MA पास है, वो कह रहा है जी कोई रोज़गार नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। तो जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है वो सबसे पहले उसे आत्मज्ञान प्रदान करता है। वो कहेगा आप BA पास हैं, आप MA पास हैं, आपके पास ये डिग्री है, आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, आप ये कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सामने वालों को ये पता लगेगा कि वाकई मेरे पास तो काफ़ी योग्यता है, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का, उसे एहसास ही नहीं होता है। तो ये आत्मज्ञान प्रदान करने का मतलब है कि जो सलाह लेने आया है उसकी वास्तविक योग्यता और क्षमता के बारे में उसको अवगत कराना, उसे बताना, ताकि वो ये महसूस कर सके कि मेरे अंदर जो क्षमता है मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार हीन भावना आने के कारण भी आदमी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो नहीं समझ पाता कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है परामर्श का आत्मज्ञान प्रदान करना। दूसरा होता है आत्म स्वीकृति का विकास करना। आत्म स्वीकृति का विकास करना। आत्म स्वीकृति यानी वो अपने आप को स्वीकार करे कि मैं अगर योग्य हूँ तो योग्य हूँ, और यदि कोई कमी भी है तो उसे स्वीकार करे। जब तक वो उस कमी को स्वीकार नहीं कर लेगा तो उसको दूर नहीं करेगा, क्योंकि सुधार वही कर सकता है जो अपनी कमी को ढूंढना जानता है। इसलिए आत्म स्वीकृति का जो है ना ये कराना उसको बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद वो ये तय कर पाता है कि मुझे अपनी कमियों को किस प्रकार दूर करना है या मैं किस प्रकार इनको दूर कर सकता हूँ। एक तो ये हो गया। तीसरा बिंदु इसका है सामाजिक सामंजस्य का विकास करना, जो बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक सामंजस्य का विकास करना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति की, एक योग्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उसके कारण वो कुंठित हो जाता है, उसमें बहुत सारी निराशा आ जाती हैं, और इनके कारण जब वो निराश हो जाता है तो फिर वो ये तय नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है, जीवन में किस प्रकार का कार्य करना है। तो सामाजिक सामंजस्य का विकास करने का मतलब है कि वो सामाजिक सामंजस्य यानी सामाजिक तालमेल बैठाने के योग्य हो जाए, इस प्रकार का उसको आत्मज्ञान देना, इस प्रकार की उसको आत्म स्वीकृति प्रदान करना ताकि वो एडजस्टमेंट कर सके, ये इसका उद्देश्य होता है। अब इसके हम बात करते हैं प्रक्रिया की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके प्रक्रिया के बारे में बात करूं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके उद्देश्यों पे बात हो गई। मैं इसकी प्रक्रिया पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि ये जो प्रक्रिया है इसके क्या घटक हैं। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 ही घटक होते हैं। परामर्श प्रक्रिया के घटक, घटक का मतलब कौन कौन से तत्व इसमें होते हैं। इसमें 3 ही बातें होती हैं।
पहले तो होते हैं उद्देश्य, बिना उद्देश्य के कोई काम हो ही नहीं सकता। और दूसरा होता है परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, जो यानी उद्देश्य है क्या, इसकी समस्याओं का समाधान करना। कौन करेगा? परामर्शदाता। तो ये तीन होंगे, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, इनके बीच में उद्देश्य होंगे, इसकी समस्याओं का समाधान करना। जब तक ये उद्देश्य नहीं होंगे, इनके बीच में परामर्श नहीं होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया के घटक हैं, महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके प्रकारों की। यदि प्रकारों की बात करें तो परामर्श के जो प्रकार हैं, जैसे निर्देशन के प्रकार हैं, मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। प्रकारों की हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। परामर्श के प्रकार, यदि इस पे बात करें तो नंबर 1 मनोवैज्ञानिक परामर्श। ये एक ऐसा परामर्श है जिसमें व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता का एहसास कराया जाता है। उसे ये बताया जाता है कि आपकी रुचि क्या है, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करिए। आपकी योग्यता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप वास्तविकता में क्या योग्यता रखते हैं। तो ये इस प्रकार की जब बात की जाती है ऐसे परामर्श को, तो इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक परामर्श। रुचि, क्षमता और योग्यता के बारे में उसको अवगत कराना और उसके हिसाब से उसकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा होता है मनोचिकित्सात्मक परामर्श, मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, मनोचिकित्सात्मक। ये परामर्श उनके लिए होता है जो मानसिक रूप से स्मृति में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है, या मानसिक मंदन आ गया, बुद्धि से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका उपचार किया जाता है। या और कोई मानसिक बीमारी है, तो ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोचिकित्सात्मक परामर्श, ये भी डॉक्टरों के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा ये परामर्श दिए जाते हैं। तो ये मानसिक बीमारियों से संबंधित परामर्श होता है। तो तीसरा होता है कि नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श, इसमें नैदान मतलब क्लिनिकल होता है, ये भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वजह है, किन कारणों से ऐसा कर रहा है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, किन कारणों से आ रहा है, तो उसका निदान यानी डायग्नोस किया जाता है, उसकी खोज की जाती है, छानबीन की जाती है, और जब समस्या का पता लग जाता है तो उसका फिर समाधान किया जाता है। तो ये भी क्लिनिकल है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार का होता है। तीसरा एक और होता है वैवाहिक परामर्श। कई बार विवाह शादी करने के लिए अक्सर लड़के लड़कियां एक दूसरे से परामर्श लेते हैं, सलाह करते हैं कि मुझे किस प्रकार शादी करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मैं किस तरह की परिवार चाहता हूँ या किस तरह से मैं चाहता हूँ। तो इस पर में आपस में डिस्कस लेते हैं और एक दूसरे से सलाह करते हैं। तो इसमें विवाह से संबंधित जो परामर्श या सुझाव दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है, वो वैवाहिक परामर्श कहलाता है। इसके अलावा एक होता है व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक यानी जो आपके व्यवसाय रोजगार से संबंधित होता है। इसमें आप रोजगार के अवसरों की तलाश करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो नौकरी से संबंधित मुझे कहाँ नौकरी मिल सकती है, मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ, मेरी पढ़ाई कौन से फील्ड के लायक है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप रोज़गार से संबंधित बात करते हैं, तो व्यवसाय से संबंधित ये हो गया व्यावसायिक परामर्श। और एक होता है छात्र परामर्श। छात्र परामर्श में छात्र अपनी विषय चयन की समस्या, स्कूली पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या या और अन्य शैक्षिक समस्याओं के बारे में सलाह लेता है। टीचर्स से ले सकता है, किसी अपने और करीबी से ले सकता है। इस प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं जो इस प्रकार का परामर्श देते हैं, वो छात्र परामर्श के अंतर्गत आता है, जो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक और होता है जिसको नियोजन भी कहते हैं, और स्थानापन्न / नियोजन परामर्श।
इसमें भी वही आ जाता है आपका कि मुझे कहाँ नियोजित होना है, नियुक्ति से संबंधित, नौकरी से संबंधित, नौकरी के अवसर कहाँ मिल सकते हैं, मेरी डिग्रियाँ ये हैं, मैं इस लायक हूँ, मैं इस पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे कहीं अवसर नहीं मिल रहे। तो जो परामर्शदाता है वो उनको बताता है कि आपकी योग्यता कहाँ काम आएगी, आप कहाँ अप्लाई करिए, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, नियोजित हो सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं और इसका परामर्श को कहते हैं नियोजन परामर्श। तो ये आपका निर्देशन और परामर्श का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय भी लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो डाल पाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अब लगातार आपके पास मेरे नए वीडियो आते रहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।